कहानी की शुरुआत एक बार के दृश्य से होती है जहां दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। पहला व्यक्ति, क्या तुमने उस पागल आदमी के बारे में अफवाहें सुनी हैं जो युद्ध के मैदानों में बेतहाशा दौड़ भाग कर रहा है? दूसरा व्यक्ति, कौन पागल आदमी? पहला व्यक्ति, वो सिर्फ एक भाड़े का सैनिक है, लेकिन उसका बर्ताव ऐसा है जैसे उसे अपनी जान की परवाह ही न हो। एक बार जब वो लड़ाई खत्म कर लेता है तो वो फौरन किसी दूसरी जंग की तलाश में गायब हो जाता है। दूसरा व्यक्ति, एक भाड़े का सैनिक जो अपनी जान की परवाह नहीं करता। ये तो दिलचस्प है। पहला व्यक्ति, लेकिन जाहिर तौर पर वो हमेशा यही कहता है और तारांकन धिक्कार है, मैं फिर से जीवित बच गया। अगर साम्राज्य किसी युद्ध में शामिल है तो उसकी मौजूदगी वहां पक्की है। लोगों का कहना है कि वो पैसे के लिए नहीं बल्कि किसी प्रतिशोध के लिए लड़ रहा है। दूसरा व्यक्ति, यह सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आखिर वो है कौन? पहला व्यक्ति, मुझे पक्का नहीं पता, पर अफवाहें कहती हैं कि वो कभी किसी पतनशील राज्य का राजकुमार हुआ करता था। तभी सीन बदलता है। जमीन पर खून फैला हुआ है और हमारा मुख्य पात्र ओमसी यूरी वहां घायल पड़ा है। उसके सामने एक रहस्यमयी शख्स खड़ा है जो उसे मारने के लिए तैयार है। वो शख्स कहता है, तो अंततः जिस समाधान पर तुम पहुंचे हो वो आत्मपीड़न, सेल्फ टॉर्चर है। ब्रियोल के तीसरे राजकुमार यूरी ब्रियोल। अपना पुराना नाम सुनते ही यूरी 10 साल पुराने फ्लैशबैक में चला जाता है। यूरी मन में उस व्यक्ति का कलंकित नाम जिसने अपने ही राज्य को बर्बाद कर दिया। फ्लैशबैक एक बार का है जहां यूरी शराब के नशे में जुआ खेल रहा है। अर्नांडो कोर्टमेज, मैं बहुत प्रभावित हूं। राजकुमार, आप हर बार कैसे जीत जाते हैं? यूरी, ये महज किस्मत है, इसमें कुछ खास नहीं। क्या तुम्हारा काम हो गया? चलो एक बार और खेलते हैं, इस बार दांव दोगुना होगा। तभी यूरी का एक साथी उसके कान में फुसफुसाता है, हमें अब चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। ये सुनकर सामने बैठा एक शख्स गुस्से में मेज पर लात मारते हुए कहता है, जब हम तुम्हें अपने पैरों पर चलकर जाने दे रहे हैं तभी निकल लो, गंदी चालें चलते हो छी। यूरी गुस्से में, गंदी चालें? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? दूसरा व्यक्ति, तुम्हारे बर्ताव को देखकर तो नहीं लगता कि तुम कोई कुलीन नोबल हो। क्या तुम खुद को राजा समझते हो? यूरी गुस्से में मेज और कार्ड्स फेंक देता है और अपनी उंगलियों को चटकाते हुए उन तीनों की ओर बढ़ता है। थोड़ी देर बाद वहां सिर्फ उन तीनों की चीखें गूंजती हैं। यूरी ने उन्हें बुरी तरह पीट दिया था। अगले सीन में यूरी एक लड़की के साथ खड़ा है। वह साम्राज्य की राजकुमारी येकात्रिना इवारना ग्रैंडजीन है जो शायद यूरी की मंगेतर है। यूरी, मैं सच कह रहा हूं, पिताजी ने एक जरूरी बैठक बुलाई थी, इसलिए मुझे आने में देरी हुई। मैंने तुम्हें कबूतर के जरिए बता दिया था। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? येकात्रिना, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ सिर्फ तुम ही व्यस्त हो? मुझे यहाँ तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी और सबसे छुपकर आना पड़ा। यूरी उसे समझाने की कोशिश करता है, पिताजी जल्द ही जा रहे हैं, मुझे सावधान रहने की जरूरत है। सच कहूं तो मुझे ये गुप्त बातें किसी पराये को नहीं बतानी चाहिए। पराया शब्द सुनते ही येकात्रिना भड़क जाती है। ओ, तो अब मैं तुम्हारे लिए पराया हूं? यूरी घबरा जाता है, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। येकात्रिना, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुमने मुझे ये क्यों दिया? वह एक पेंडेंट फेंक देती है। इसे किसी ऐसी महिला को दे देना जिस पर तुम भरोसा कर सको। आज के बाद मुझसे संपर्क मत करना। उसके जाने के बाद यूरी वो पेंडेंट उठा लेता है। उसे एहसास होता है कि उससे बड़ी गलती हो गई है। वहीं पीछे छिपकर एक शख्स ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। युद्ध और विनाश। उस दिन के बाद ब्रियोल और साम्राज्य के बीच के रिश्ते पूरी तरह टूट गए। साम्राज्य ने ब्रियोल पर आक्रमण कर दिया। यूरी, ये आक्रमण है, किले के आसपास के लोगों को यहाँ से निकालो। हर तरफ आग और चीखें थीं। युद्ध में यूरी ने अपने कई करीबियों को खो दिया। यूरी की कहानी उसके शब्दों में तारांकन, मेरे पिता फियोर ब्रियोल जो ब्रियोल के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, उनके रहते भी युद्ध का रुख साम्राज्य की तरफ मुड़ गया। पहले मुझे लगा ये संयोग है, पर सच्चाई ये थी कि येकात्रिना ने मुझे धोखा दिया था। मैंने उसे जो भी गुप्त बातें बताई थी उसने उनका इस्तेमाल किया। युद्ध के दौरान जब दुश्मन ने यूरी को घेर लिया तब उसका बॉडीगार्ड लॉरेंट उसे बचाने आता है। लॉरेंट, यहाँ से भाग जाइए यंग मास्टर, ताकि ब्रियोल परिवार का कोई तो जिंदा रहे। यूरी वहां से भागकर एक पुराने घर में छिप जाता है। वो डरा हुआ था। तभी कोई दरवाजा खोलकर अंदर आता है। यूरी को लगा उसकी मौत आ गई है। यूरी मन में, जो योद्धा मेरे लिए शहीद हुए मुझे माफ करना। पर वो शख्स यूरी को मारता नहीं बल्कि उसे वहां से सुरक्षित भागने के लिए कहता है और साम्राज्य को सजा मिलने की बात करता है। यूरी रात के अंधेरे में जंगल की ओर भागता है।
वो खुद से वादा करता है कि वो जिंदा रहेगा और बदला लेगा। वापस वर्तमान में यूरी बुरी तरह घायल एक पत्थर के सहारे बैठा है। वो शख्स जो उसे मारने आया था कहता है, हमेशा सबसे खतरनाक लड़ाइयों में कूदना और अपनी जान जोखिम में डालना। क्या ये सब इसलिए था ताकि तुम्हें चैन मिल सके? तुम मौत के लायक नहीं हो। यूरी कहता है, तुम मुझे सीधे मार क्यों नहीं देते? जब वो शख्स अपना नकाब हटाता है तो यूरी के होश उड़ जाते हैं। वो लॉरेंट था, वही लॉरेंट जिसे यूरी ने मरते हुए देखा था। लॉरेंट नफरत से, ब्रियोल के पतन के लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। तुम्हारी वजह से मेरे परिवार का सम्मान और मेरा विश्वास सब मिट्टी में मिल गया। यूरी ब्रियोल। लॉरेंट अपनी तलवार यूरी के सीने में उतार देता है। मरते समय यूरी के मन में गहरा अपराध बोध है। उसका पेंडेंट हाथ से गिर जाता है। यूरी मन में तारांकन धिक्कार है। मुझे लगा था मरते वक्त सुकून मिलेगा, पर यह बोझ। ब्रियोल के उत्तराधिकारी अपना सम्मान नहीं त्यागते, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी की आवाज सुनाई दी, यूरी, यूरी। आवाज सुनकर उसने अपनी आंखें खोली। उसे यकीन नहीं हो रहा था, पर वो किसी तरह अपने अतीत पास्ट में वापस आ गया था। उसने अपने सामने अपने पिता को देखा। यूरी उन्हें जीवित देख हैरान रह गया। यूरी पिछले 3 दिनों से सो रहा था, इसलिए उसके पिता घबराए हुए थे। उन्होंने पूछा, क्या तुम ठीक हो यूरी? यूरी खामोशी से अपने पिता को घूरे जा रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि पिताजी उसके सामने बैठे हैं। वो मन ही मन सोचने लगा, पिताजी तो मर गए थे, तो ये कैसे संभव है? क्या इसका मतलब है कि मैं? यूरी को लगा कि शायद वो अभी नरक में है। उसने दुखी होकर कहा, मैं यहां हूं, मैं ये डिजर्व नहीं करता। फिर उसने अपने पिता की ओर देखा और बोला, पिताजी, तो आखिरकार आप भी नरक में ही पहुंच गए। यूरी ने आगे कहा, खैर, मुझे लगता है कि ये बात समझ में आती है। जो व्यक्ति हमेशा सम्मान का उपदेश देता था, आपने वाकई बहुत विलासितापूर्ण जीवन जिया। ये कहते समय उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये सुनकर यूरी के पिता ने उसके सिर पर एक जोरदार टापली थप्पड़ जड़ दी और गुस्से में कहा, तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो? यूरी के सिर पर आलू जैसा सूजन बम्प निकल आया। उसने दर्द में कराहते हुए कहा, क्या तुम नरक में भी अपनी मारने की आदत नहीं सुधार सकते? तुम्हें पश्चाताप करना चाहिए, अभी भी देर नहीं हुई है। तभी यूरी के सामने से एक पत्ता उड़कर गया। उसने खिड़की से बाहर देखा और मन में कहा, यहां नहीं है। अगर ये नरक होता तो यहाँ पापी होते, नरक की आग होती और ऐसे राक्षस होते जो मेरा उपहास करते और मुझे सताते। 1 मिनट रुकिए, तो क्या ये जगह? तभी उसे एहसास हुआ कि वो सच में अपने अतीत में पहुंच चुका है। उसे देखने के लिए वहां 2 और लोग आए थे, लेकिन तभी यूरी की आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा और वो बेहोश हो गया। जब यूरी की दोबारा आंख खुली तो वो अपने बचपन वाले शरीर में था। उसकी उम्र मात्र 13 साल थी। पहले तो उसे लगा कि शायद ये कोई सपना है या कोई लंबा डेजा वू, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, वो जाग नहीं पाया। नहीं दुनिया का अंत हुआ। इसके बजाय लंबे समय से भूली हुई यादें और घटनाएं ठीक उसी तरह दोहराई जाने लगी जैसे पहले हुई थीं। वो अपने भाइयों और पिता के साथ बैठकर खाना खा रहा था। उसने सोचा, सच में अतीत में लौट आया हूं। ये उसी साल की वसंत ऋतु है जब मैं 13 साल का हुआ था। मुझे एक और मौका मिला है। अगली सुबह यूरी की मेड एना उसे जगाने आई। अब उठ जाइए यंग मास्टर, तलवारबाजी की ट्रेनिंग शुरू करने का समय आ गया है। एना की आवाज सुनते ही यूरी की नींद उड़ गई। वो तुरंत उठकर बैठ गया और अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए हड़बड़ाहट में बोला, जल्दी करो एना, मेरे कपड़े तैयार करो। रुको, नहीं, मुझे पहले नहाना है। एना ने पास आकर कहा, चलिए पहले चेहरा धोने से शुरू करते हैं, मैं आपकी मदद करूंगी। कृपया यहां बैठिए। एना को देखकर यूरी फ्लैशबैक में चला गया। उसे याद आया कि कैसे पिछली जिंदगी में उसने एना की खून से सनी लाश देखी थी और वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाया था। ये सोचकर यूरी को बहुत बुरा लगा। उसने खुद को हकीकत में लाने के लिए एना से कहा, मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारो। एना हैरान रह गई। माफ कीजिए, क्या आप मुझसे देशद्रोह करने को कह रहे हैं? यूरी ने गंभीरता से कहा, अगर मैं इसका ऑर्डर देता हूं तो ये देशद्रोह नहीं है। मैं यूरी ब्रियोल अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता। ट्रेनिंग ग्राउंड का दृश्य। अगले दृश्य में यूरी ट्रेनिंग ग्राउंड में था। उसका एक गाल सूजा हुआ था। एना ने अपना काम पूरी ताकत से किया था। यूरी के हाथ में एक लकड़ी की तलवार थी। ट्रेनिंग करते हुए उसने सोचा, अरे यार, मैं भूल ही गया था कि एना कितनी ताकतवर थी। पास से गुजरते 2 लड़के यूरी के सूजे हुए गाल को देख रहे थे। किसी ने उसे मलहम तक नहीं दिया। यहां तक कि तलवारबाजी के इंस्ट्रक्टर बर्नार्ड ने भी उसके गाल के बारे में कुछ नहीं पूछा।
यूरी ने गौर किया कि बर्नार्ड उसके स्टेंस खड़े होने का तरीका को ठीक नहीं कर रहा था, बस उसे अभ्यास करवाया जा रहा था। यूरी को याद आया कि बर्नार्ड ने उसके पिता से क्या कहा था। हालांकि राजकुमार जन्म से ही प्रतिभाशाली, टैलेंटेड हैं, फिर भी वो उस टैलेंट को बर्बाद कर रहे हैं। अगर वो थोड़े और मेहनती हो जाएं, तो वो ब्रियोल्स खानदान के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हो सकते हैं। यूरी समझ गया कि पिछली जिंदगी में उसके सहयोग न करने के कारण ही बर्नार्ड ने उसे गंभीरता से सिखाना छोड़ दिया था। तब यूरी आलसी हो गया था, लेकिन अब नहीं। यूरी ने बर्नार्ड से सीधे कहा, आज से जो ट्रेनिंग हो रही है उसमें मुझे ठीक से सिखाओ। मैं यूरी ब्रियोल अब अपना पूरा प्रयास करूंगा। ये सुनकर बर्नार्ड हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे नहीं पता आपको क्या हो गया है यंग मास्टर, लेकिन अब से हम आपकी असली ट्रेनिंग शुरू करेंगे। इतना कहते ही बर्नार्ड ने अपनी ऑरा एक्टिवेट की और बिजली की तेजी से यूरी पर हमला कर दिया। यूरी ने उसे ब्लॉक तो कर लिया, पर घबराते हुए बोला, रुको बर्नार्ड। बर्नार्ड पीछे हटा। यूरी ने अजीब सा मुंह बनाया। वो भूल गया था कि बर्नार्ड को ब्रियोल आने से पहले तलवार दानव कहा जाता था। दोनों के बीच फिर से मुकाबला, ड्यूएल शुरू हुआ। अंत में यूरी और उसकी तलवार दोनों जमीन पर गिर पड़े। यूरी ने सोचा, अंकन तो ये है बर्नार्ड के साथ असली ट्रेनिंग। अगर मुझे पिछले जीवन में भाड़े के सैनिक मर्सनरी के रूप में अनुभव न होता तो आज मेरी एक तरफा हार होती। थका देने वाला है पर बुरा नहीं है। बर्नार्ड भी हैरान था। उसने सोचा, कन इसने मेरे सभी हमलों को रोक दिया। यंग मास्टर में इतना सुधार कब हुआ? तभी एना भागते हुए आई। यंग मास्टर, आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। महाराज आपको बुला रहे हैं। यूरी ने चौंक कर पूछा, क्यों? तो एना ने बताया, काउंट जोहान्स अपने बेटे को यहां लाए हैं। ये सुनते ही यूरी का खून खौल उठा। उसे याद आया कि इसी शख्स ने पिछले जन्म में राज्य के साथ गद्दारी की थी और साम्राज्य के लिए दरवाजे खोले थे। यूरी ने गुस्से में एना से पूछा, वो कमीना यहाँ है? अगले सीन में यूरी अपने पिता और काउंट जोहान्स के साथ बैठकर खाना खा रहा था। काउंट जोहान्स, उसका शारीरिक गठन भी पहले से कहीं बेहतर दिखता है। यूरी के पिता, लगता है मेरे बेटे ने कुछ गलत खा लिया है। काउंट जोहान्स हंसते हुए, हाँ, अगर ऐसा है तो कृपया मेरे बेटे के साथ भी ये साझा करें कि वो क्या खा रहा है। दोनों ही एक दूसरे के बेटों की तारीफ कर रहे थे। इसी बीच काउंट जोहान्स का बेटा बर्कवार यूरी के बड़े भाई की ओर देखता है और उसे देखकर प्रभावित, इम्प्रेस हो जाता है। फिर उसकी नजर यूरी पर पड़ती है और उसे देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यूरी उसे गुस्से से घूर रहा था। बर्कवार घबरा जाता है। यूरी का सेकंड ब्रदर उससे पूछता है, यूरी, क्या तुम्हारे और उस लड़के के बीच कुछ हुआ था? यूरी, हाँ, उस कमीने ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा था। सेकंड ब्रदर हैरानी से, ओह, और तुम उसे यूं ही अकेला छोड़ दोगे? तुम महान यूरी ब्रियोल। यूरी मन में सोच रहा था, ये लगातार गरिमापूर्ण होने का दिखावा करता रहता है और चारों ओर देखता रहता है, ये जरा भी नहीं बदला है। तभी बर्कवार भी गुस्से से यूरी की ओर देखता है। यूरी शांत होते हुए मन में कहता है, ये सब तुम्हारे ही भले के लिए है। यूरी खुद को समझाता है, अंकन, पिछला जीवन स्वयं को दोहराना नहीं चाहिए। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे याद है कि मैंने अपने पिछले जीवन में भी लगभग इसी समय बर्कवार से लड़ाई की थी। हालांकि वो काफी हद तक एक तरफा थी। वो एक मामूली कहासुनी थी, लेकिन क्या यही द्वेष उसके द्वारा राज्य के साथ विश्वासघात करने का कारण हो सकता था? अगला दृश्य बाहर का है, जहां खाना खाने के बाद सब टहलने आए थे। यूरी बर्कवार को एक लकड़ी की तलवार, वुडन स्वॉर्ड, देते हुए कहता है, यूरी, मैंने सुना है कि तुम तलवार चलाने में अच्छे हो। बर्कवार, मेरे पास कुछ कौशल तो हैं, लेकिन आप अचानक ये क्यों पूछ रहे हैं? यूरी, इस राज्य में संकीर्ण मानसिकता, नैरो माइंडेड वाले शूरवीरों के लिए कोई स्थान नहीं है। बर्कवार, माफी मांगते हुए, माफ करना, मैं अभी तक आधिकारिक तौर पर नाइट भी नहीं बना हूं। यूरी, तुम ही हो जो एक ऐसे योद्धा बनने के लिए पैदा हुए हो जो राज्य की सेवा करेगा, मैंने सही कहा ना? बर्कवार इस बात को स्वीकार करता है। तभी यूरी उसे चुनौती देते हुए अचानक हमला कर देता है। बर्कवार घबराते हुए उसे रोकता है। बर्कवार, घात लगाकर हमला, ये कितनी कायरतापूर्ण हरकत है आपकी। यूरी पीछे हटता है और फिर से हमला करता है, जिसे बर्कवार फिर से रोक लेता है। बर्कवार, तीसरे राजकुमार, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप शूरवीरों की संहिता, कोड ऑफ कॉन्डक्ट का पालन करें। ये सुनकर यूरी अपनी लकड़ी की तलवार फेंक देता है। बर्कवार ये देख हैरान हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, यूरी तेजी से आगे बढ़कर उसे एक जोरदार किक मारता है। हमला इतना तेज था कि बर्कवार उसे रोक नहीं पाया और नीचे गिर गया। यूरी अपनी लकड़ी की तलवार उठाकर बर्कवार के सामने रख देता है। इसका मतलब था कि यूरी यह द्वंद्व जीत गया था। यूरी उसे देखकर मन में सोचता है, मेरे पिछले जन्म में
तुमने सूचना के बदले अपने पिता की इज्जत साम्राज्य को बेच दी थी। वो बरकवार से कहता है, आपके पिता एक महान काउंट और एक सम्मानित नाइट हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह के पद और प्रतिष्ठा क्यों मौजूद हैं? आपको क्या लगता है कि ये किस लिए है? यूरी मन में कहता है, कन मैं जीवित रहने की भूख को समझता हूँ, लेकिन इस जीवन में, ब्रियोल में। यूरी बरकवार की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, क्या मैंने कुछ मुश्किल सवाल पूछ लिया? बरकवार, हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। यूरी मन में कहता है, मेरी निगरानी में किसी भी शूरवीर को इस तरह के कमजोर विश्वास रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और इसमें मैं भी शामिल हूँ। वो फिर पूछता है, मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पिता काउंट क्यों हैं और उन्हें ये शक्ति किसने दी? तुम जिस भी परिस्थिति में हो उसके सार को समझने का प्रयास करो। बरकवार यूरी का हाथ पकड़ लेता है। यूरी, मेरे शब्दों पर गहराई से सोचना। अगले सीन में बरकवार वहां से जाने लगता है और यूरी उसे जाता हुआ देखता रहता है। यूरी का सेकंड ब्रदर उसकी तारीफ तफरी करता है। वाह, ये तो बिल्कुल भी बुरा नहीं था, तुम सच में लड़ने में अच्छे हो। यूरी, क्या आपको लगा था कि मैं हार जाऊंगा? भाई हंसते हुए हाँ कहता है, जिसे सुनकर यूरी उसे घूरने लगता है। भाई मजाक उड़ाते हुए, और क्या, तुम इस राज्य के सबसे बड़े उपद्रवी और जुआरी हो। यूरी गुस्से से, खैर, मैं अब उस तरह से नहीं जीऊंगा, आपको भी इधर उधर की हरकतें करना बंद कर देना चाहिए। भाई, अरे क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई है? ये कहते समय यूरी के चेहरे पर एक अलग ही चमक और मुस्कान थी। शाम के समय यूरी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो हांफते हुए जमीन पर लेट जाता है। बर्नार्ड पास आते हुए, बहुत बढ़िया, आज के लिए यहीं रुकते हैं। अब समय आ गया है कि आप माना विधि, माना मेथड सीखना शुरू करें। यूरी झटके से उठकर बैठ जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बर्नार्ड उसे माना की ट्रेनिंग देने वाला था। बर्नार्ड, ये आपके जैसे काबिल व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है कि आप साधारण तकनीक सीखें, आप ब्रियोल मेथड सीखेंगे। बर्नार्ड समझाता है, ये एक फाइन मना मेथड है, ऊर्जा का प्रवाह संतुलित है और इसकी कार्यक्षमता, एफिशिएंसी उत्कृष्ट है। यूरी मन में सोचता है, कन अपने पिछले जन्म में मैंने ब्रियोल विधि में महारत हासिल की थी। एक भाड़े के सैनिक के रूप में मैं इसकी सीमाओं के शिखर तक पहुंच गया था। बर्नार्ड, क्या आप किसी और विकल्प पर विचार कर रहे हैं? यूरी, बर्नार्ड, रॉयल गार्ड से किसी अच्छे व्यक्ति की सिफारिश करो, कोई ऐसा व्यक्ति जो शायद अभी कुशल न हो लेकिन उसमें असाधारण क्षमता हो। यूरी मन में कहता है, तंकन एक और तकनीक थी, एक ऐसी तकनीक जिसे मैं अपने पिछले जीवन में कभी आजमा भी नहीं सका था। बर्नार्ड सोचते हुए जेरेड का नाम लेता है। यूरी याद करने लगता है कि पिछले जन्म में वो युद्ध के अंत के समय उससे मिला था। कन उसकी स्किल्स औसत दर्जे की थीं। वह इतना दयनीय था कि ये देखकर आश्चर्य होता था कि वो इतने लंबे समय तक जीवित कैसे रहा। ये बहुत निराशाजनक है, उसमें अद्भुत प्राकृतिक प्रतिभा रही होगी। जेरेड ने यूरी से कहा था, अगर मैं समय को पीछे मोड़ सकता तो मैं जीतोड़ मेहनत करता। तब तक वे दोनों जंग लगी तलवारों की तरह हो चुके थे। उन बातों को याद कर यूरी जेरेड से मिलने का फैसला करता है और मन में कहता है, अब उसे अक्लें सिखाने का समय आ गया है। दृश्य की शुरुआत में हम नाइट रॉस को देखते हैं, जो अपने सैनिकों की ट्रेनिंग पर नजर रखे हुए था। तभी वहां यूरी आता है, जिसे देखकर रॉस चौंकते हुए कहता है, आप यहाँ कैसे? यूरी कहता है, मैं ये देखने आया हूँ कि आप लोग कैसे हैं। रॉस अपने सैनिकों की तारीफ करते हुए कहता है, सब लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते। यूरी भी ये देख पा रहा था कि वे बहुत जोश के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। यूरी जेरेड के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। रॉस कहता है, वो नया खिलाड़ी, वो भी यही है। यूरी की नजर जेरेड पर पड़ती है और वो मन में कहता है, अब मुझे बर्नार्ड की बात समझ आ गई है। प्रैक्टिस से अपने कौशल को बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन वो प्रशिक्षण में बस उतना ही कर रहा है जो पर्याप्त है, और इसी वजह से वो एक जंग लगी तलवार बन गया है। तभी यूरी रॉस से लकड़ी की तलवार तैयार करने को कहता है, मैं भी अभ्यास करना चाहता हूँ। रॉस इसके लिए मान जाता है और पूछता है, आप किसके साथ ट्रेनिंग करना चाहेंगे? यूरी जेरेड की ओर इशारा करते हुए कहता है, उस खिलाड़ी के साथ। ट्रेनिंग ग्राउंड में यूरी और जेरेड आमने सामने थे। वहां रॉस और उसके साथी जेरेड का मजाक उड़ा रहे थे, जिसे सुनकर जेरेड का मुंह बन जाता है। यूरी उससे कहता है, जेरेड, मैंने सुना है कि आप में नाइट बनने की अपार क्षमता है। मैं देखना चाहता हूं कि आप किस प्रकार के शूरवीर हैं। जेरेड थोड़ा नर्वस था। वो कहता है, ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। यूरी हमला करते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। जेरेड उसके हमले को काउंटर कर देता है। यूरी को जेरेड से यही उम्मीद थी।
उसकी हरकतें तेज और सटीक थीं। जेरेड समझ गया था कि यूरी की सेहत आश्चर्यजनक रूप से अच्छी है, पर फिर उसे लगा नहीं, कुछ गड़बड़ है। यूरी दूरी बनाकर फाइट कर रहा था। जेरेड इस बात को नोटिस कर लेता है, इसलिए वो अपनी गति को यूरी की गति से मिलाने की कोशिश करता है। यूरी भी इस बात को समझ जाता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। यूरी जेरेड को उकसाने की कोशिश करते हुए कहता है, ये फाइट बहुत बोरिंग है। जेरेड कहता है, ये तो बस एक प्रदर्शन है। ये सुनकर यूरी ट्रेनिंग छोड़कर जेरेड पर फियरलेस निडर हमला करने लगता है, लेकिन जेरेड जैसे तैसे उन सभी हमलों को रोक देता है। जैसा कि यूरी ने उम्मीद की थी, जेरेड के रिफ्लेक्स एक बीस्ट, जंगली जानवर की तरह थे। यूरी जेरेड के ऊपर एक स्विंग से हमला करता है, जिससे जेरेड पीछे हटकर बच जाता है। जेरेड अब तक इसे आसान इजी लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यूरी उस पर भारी पड़ रहा था। अब जेरेड भी यूरी पर काउंटर अटैक करने लगता है। यूरी को उन हमलों को रोकने में मुश्किल हो रही थी। यूरी समझ गया था कि अब पुरानी तकनीकें काम नहीं करेंगी। भले ही उसके पास पिछले जन्मों की यादें थीं, लेकिन जेरेड एक सीजन नाइट था और यूरी की शारीरिक शक्ति अभी उससे कम थी। यूरी मन में सोचता है, मुझे जीतने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक बार तो मैं जीत ही सकता हूँ। वो जेरेड की तलवार को ऊपर की ओर उठा देता है, जिससे उसे एक ओपनिंग मिल जाती है और वो जेरेड पर एक किलिंग हिट कर देता है। इससे यूरी बहुत खुश था। वहां मौजूद अन्य नाइट भी यूरी की तारीफ करने लगते हैं। यूरी जेरेड से पूछता है, कहीं तुम होल्ड बैक, खुद को रोक तो नहीं कर रहे थे? जेरेड नहीं कहता है, पर मन ही मन सोच रहा था, ये अजीब है। मैं स्पष्ट रूप से उस पर दबाव डाल रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ही कोने में धकेला जा रहा हूँ? यूरी फिर से हमला कर देता है, जिससे जेरेड की गर्दन बाल बाल बचती है। असल में यूरी जेरेड को गुस्सा दिलाना चाहता था। वो उसे बार बार परेशान कर रहा था, जिससे अब जेरेड को गुस्सा आने लगा। उसने अपनी ऑरा को अपनी तलवार में चैनल प्रवाहित कर लिया। ये देखकर रॉस और उसके साथी जेरेड को रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जेरेड ने अपना हमला कर दिया था। उसने तीसरे राजकुमार के खिलाफ अपनी ऑरा का इस्तेमाल किया था। वो हमला बहुत तेज था। यूरी जैसे तैसे बचा, लेकिन फिर भी वो हमला उसके सिर पर लगा और उसके कुछ बाल कट गए। यूरी हैरान खड़ा था। जल्द ही जेरेड को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो परेशान हो गया, क्योंकि उसने अपने यंग मास्टर पर जानलेवा हमला कर दिया था। वहां सभी लोग घबरा गए थे। यूरी कहता है, मैं ठीक हूं। अभ्यास सत्र ऐसा ही होता है। अपने सिर पर कपड़ा बांधते हुए वो कहता है, जेरेड, अपनी तलवार फिर से उठाओ, अभी तो मजा आना शुरू ही हुआ है। यूरी हमला करते हुए कहता है, अब रुकने का कोई फायदा नहीं है। दोनों के बीच फिर से 1vs1 मुकाबला शुरू होता है। इस बार यूरी जेरेड पर भारी पड़ रहा था। जेरेड समझ गया था कि ये यंग मास्टर दूसरों से अलग है। यूरी अपनी क्षमता की चरम सीमा तक पहुंच गया था। जेरेड सिर्फ यूरी के हमलों को रोक रहा था। यूरी खुद को और भी ज्यादा पुश कर रहा था। उसे फाइट करने में मजा आ रहा था और उसे देखकर जेरेड का भी खून खौलने लगा। जेरेड कहता है, मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, तब भी नहीं जब मैंने अपने से अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसके बाद वो यूरी पर हमला करने आगे बढ़ता है और यूरी भी दौड़कर आता है। यूरी उस हमले को रोकता है और उछलकर हमला करता है, जिसे जेरेड पीछे झुककर डोज कर लेता है। अंत में जेरेड अपनी ऑरा से यूरी की तलवार तोड़ देता है। तलवार टूटते ही यूरी मैच हार जाता है। यूरी हंसते हुए कहता है, चलो अब जाकर खत्म हुआ, मैंने तुमसे कुछ सीखा जेरेड। ये कहते हुए यूरी अपना हाथ बढ़ाता है। जेरेड हाथ मिलाते हुए कहता है, मुझे भी अच्छा लगा। जेरेड समझ नहीं पा रहा था कि इस युवा राजकुमार में इतना जुनून और जज्बा कैसे है। उसने अभी भी यूरी का हाथ पकड़ा हुआ था। यूरी कहता है, अब मेरा हाथ छोड़ भी दो। जेरेड हड़बड़ा जाता है और माफी मांगता है। यूरी कहता है, अब तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तुमने राजकुमार को घायल कर दिया है, क्या बस खड़े रहोगे? जेरेड फिर से माफी मांगता है और दवाई लेने के लिए भागता है। उसके जाने के बाद यूरी थककर जमीन पर लेट जाता है। रॉस और उसके साथी यूरी की तारीफ कर रहे थे, जिसे रॉयल गार्ड के कैप्टन सैनेट सुन लेते हैं। रॉस उन्हें देख लेता है। कैप्टन, आप यहाँ कब आए? सैनेट कहता है, अभी अभी। वो जमीन पर लेटे यूरी को देखकर मन में कुछ सोच रहा था। अगले सीन में जेरेड अपनी शिफ्ट खत्म करके ट्रेनिंग के लिए जा रहा होता है। तभी आवाज आती है, तुम्हारा शिफ्ट खत्म हो गया। जेरेड देखता है कि यूरी उसका इंतजार कर रहा था। यूरी उसे अपने पीछे आने को कहता है। जेरेड कहता है, लेकिन मैं तो प्रैक्टिस करने जाने वाला था। यूरी मुड़कर कहता है, तो तुमने अपनी मानसिकता सुधार ली है ना? लेकिन ये सब मेरी वजह से संभव हुआ है, इसलिए तुम्हें मेरा एहसान चुकाना चाहिए। जेरेड चुपचाप मान लेता है।
यूरी मन में कहता है अब इसके शरीर में कुछ ताकत आ गई है। ये अभी भी पर्याप्त नहीं है, पर फिलहाल के लिए इतना काफी है। जेरेड पूछने की कोशिश करता है कि वे कहां जा रहे हैं, पर यूरी उसे चुप रहकर पीछे आने को कहता है। जेरेड को लगा कि यूरी का प्लान कुछ खतरनाक है। यूरी कहता है, चिंता मत करो, मैं अपने साथ किसी और को भी ले रहा हूं। एर्नांडो, जो ब्रियोल कोर्ट का एक मेज जादूगर है, सामने आता है। आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? यूरी कहता है, मुझे कहीं जाना है और तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। एर्नांडो प्यार से मना करने की कोशिश करता है, मुझे आपके साथ जरूर चलना था, लेकिन अभी मुझे कहीं और जाना है। यूरी कहता है, मैं तुम्हारा जुए का सारा कर्ज चुका दूंगा। ये सुनकर एर्नांडो चौंक जाता है, क्या आप सच कह रहे हैं? यूरी हाँ कहता है, मैं तुम्हारा पिछला बाकी कर्ज भी चुका सकता हूँ। क्या तुमने मुझे कभी झूठ बोलते सुना है? एर्नांडो खुशी से एक कॉन्ट्रैक्ट निकालता है और कहता है, उससे पहले आपको इस पर साइन करना होगा। यूरी का सिर चकरा जाता है। वो मन में सोचता है, हैरानी होती है कि ब्रियोल के तीसरे राजकुमार के खिताब की कीमत बस इतनी ही है। यूरी को साइन करना ही पड़ा। वो जेरेड को गवाह गारंटी बनने को कहता है। जेरेड चौंकता है तो यूरी गुस्से में कहता है, मैं कह रहा हूं कि तुम्हें मेरे शब्दों का साक्षी बनना होगा। जेरेड मान जाता है और एर्नांडो भी तैयार हो जाता है। चलिए चलते हैं। जेरेड पूछता है, वैसे हम लोग कहां जा रहे हैं? आपके लिए एक शूरवीर और एक जादूगर को साथ लेना किसी बड़े मिशन से कम नहीं लगता। यूरी संक्षिप्त में जवाब देता है, स्वॉर्ड माउंटेन। हम पूर्वजों के तहखाने को लूटने जा रहे हैं। जेरेड और एर्नांडो को अंदाजा भी नहीं था कि महल के नीचे कोई ऐसा गुप्त रास्ता भी हो सकता है। जेरेड ने यूरी से पूछा, यंग मास्टर, इस गुफा के अंत में क्या है? यूरी उन्हें समझाता है कि ये रास्ता सीधे स्वॉर्ड माउंटेन की ओर जाता है। जेरेड उस जगह के बारे में प्रचलित किंवदंती के बारे में जानना चाहता था। यूरी हाँ कहता है और मन में सोचने लगता है, मेरे पिछले जन्म में साम्राज्य द्वारा ब्रियोल पर कब्जा करने के बाद उन्होंने स्वॉर्ड माउंटेन के अंदर एक गुप्त अवशेष खोजा था। वहां ब्रियोल्स के पूर्वज की विरासत मिली थी, जिसने उस समय बहुत हंगामा मचा दिया था। पहले इस रास्ते का इस्तेमाल केवल भागने के लिए किया जाता था, इसीलिए ब्रियोल की विरासत का उपयोग होने से पहले ही वो साम्राज्य के हाथ लग गई थी। वो आगे सोचता है, लेकिन यह जीवन पिछले जीवन से अलग है। जब मैं पिछली बार यहाँ आया था, तब मैं सिर्फ जान बचाकर भागने में व्यस्त था। इस जीवन में मैं पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दूंगा। मैं अपनी आंखों से देखूंगा कि मेरे पूर्वजों ने ब्रियोल के लिए क्या विरासत छोड़ी है। अगले सीन में यूरी गुफा के दरवाजे को खोलता है। सामने घना जंगल दिख रहा था। गुफा से बाहर आते हुए एर्नांडो पूछता है, मुझे लगता है कि अब यहाँ से सीधे स्वॉर्ड माउंटेन जाना है। लेकिन थर्ड प्रिंस, आपको इस दरवाजे की चाबी कहाँ से मिली? यह एक प्राचीन वस्तु है, आप जानते हैं ना? वो लगातार बकबक कर रहा था। यूरी मन में सोचता है, यह चाबी अध्ययन कक्ष के कोने में छिपी हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे मेरे पिछले जीवन में थी। अतीत में इसके उपयोग के बारे में न जानने की मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। वो याद आज भी परेशान करती है। तभी एर्नांडो का पैर एक नुकीले पत्ते पर पड़ जाता है और उसे चोट लग जाती है। यूरी उन्हें चुपचाप पीछा करने के लिए कहता है, लेकिन वे दोनों ध्यान नहीं देते और आपस में बात करने लगते हैं। क्या थर्ड प्रिंस आजकल कुछ अजीबोगरीब चीजें खा रहे हैं? कुछ ऐसा ही लगता है। उनकी बातों की वजह से यूरी उनसे काफी आगे निकल जाता है। यूरी गुस्से में उन्हें अपने पास रहने को कहता है, जिसे सुनकर वे दोनों घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं, लगता है इनके स्वभाव में अब भी कोई बदलाव नहीं आया है। तभी यूरी कुछ नोटिस करता है और उन्हें वहीं रुकने का इशारा करता है। सामने डायर वुल्व्स का झुंड था। वे समूहों में घूम रहे थे। जेरेड पूछता है, आपको इन सब चीजों के बारे में कैसे पता चला? यूरी झूठ बोल देता है कि उसने किताबों में इसके बारे में पढ़ा था। एर्नांडो हैरान होकर पूछता है, क्या आप किताबें भी पढ़ते हैं? अभी डायर वॉल्व्स ने उन्हें देखा नहीं था, इसलिए वे चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी एर्नांडो का पैर एक सूखी लकड़ी पर पड़ता है और तेज आवाज होती है। एर्नांडो अपनी गलती पर बेशर्मी से हंस रहा था कि तभी एक डायर वॉल्व झाड़ी से निकलकर उस पर हमला कर देता है। इससे पहले कि वो एर्नांडो तक पहुंचता, जेरेड ने पलक झपकते ही अपनी माना की मदद से उसका काम तमाम कर दिया। यूरी जेरेड की फुर्ती देखकर प्रभावित होता है। तभी उन भेड़ियों का लीडर वहां आ जाता है और हाउल गुर्राते करते हुए अपने बाकी साथियों को भी बुला लेता है। जेरेड अपनी तलवार निकालकर अकेला उन सब से भिड़ जाता है। जेरेड की बहादुरी देख एर्नांडो भी जोश में आ जाता है। जब भेड़ियों का हमला बढ़ने लगा तो यूरी ने एर्नांडो को मदद करने का आदेश दिया। एर्नांडो अपना फायर मैजिक सक्रिय करता है और कहता है, तो आप एक बैटल मेज का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, है ना? वो आग का एक गोला फेंकता है जिससे जोरदार धमाका होता है। कुछ देर बाद वे सभी स्वॉर्ड माउंटेन की चोटी पर खड़े थे।
जेरेड बुरी तरह हाँफ रहा था और कहता है, भले ही उन्होंने हमें देर करवाई, पर आखिरकार हम यहाँ पहुंच गए। जेरेड चारों ओर देखता है, पर उसे वहां कुछ नहीं मिलता। वो कहता है, यहाँ तो किसी अवशेष का नामो निशान भी नहीं है। यूरी भी उसकी बात सुनकर हाँ कहता है, पर तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ती है। यूरी जमीन से मिट्टी हटाने लगता है। जेरेड एर्नांडो को मदद करने के लिए कहता है, जिससे एर्नांडो को अपनी शान के खिलाफ महसूस होता है, क्योंकि वो एक जादूगर था। अंत में यूरी मिट्टी के नीचे से एक तलवार निकालता है। एर्नांडो तलवार देखकर कहता है, ये तो बिल्कुल नई लग रही है, जैसे अभी अभी बनाई गई हो। यूरी उस तलवार पर लिखे शब्द को पढ़ता है, गिल्टी डैश गिल्टी। जेरेड पूछता है, क्या ये संस्थापक की विरासत है? यूरी को इसका पूरा ज्ञान नहीं था, पर वो उसे गौर से देख ही रहा था कि अचानक पूरी पहाड़ी हिलने लगी। जिस जमीन पर वे खड़े थे वो धंस गई और वे तीनों उस अंधेरी गहराई में गिरने लगे। हम नीचे देखते हैं, उस गुफा के अंदर एक बड़ा माना क्रिस्टल था। यूरी जेरेड के ऊपर आ गिरा था, जिससे जेरेड की हालत खराब हो गई थी। तब एर्नाडो आराम से नीचे आता है और अपनी पावर की मदद से वहां उजाला कर देता है। यूरी, एर्नाडो, क्या तुमने अपनी सुरक्षा के लिए मेरी सुरक्षा को नजरअंदाज कर दिया? एर्नाडो, हाँ, हम तो उसके बाद एक आपातकालीन स्थिति में थे। तभी एर्नाडो की नजर किसी चीज पर जाती है। थर्ड प्रिंस, वहां पर कुछ है। यूरी कहता है, तुम टॉपिक मत बदलो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एर्नाडो, बस ऐसा नहीं है, वहां एक भूत है। जिसे सुनकर यूरी चौंक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। उसे सामने एक डेथ नाइट दिखाई देता है। यूरी जेरेड से कहता है, जेरेड उठ जाओ। जेरेड हम कर रहा था, जिससे यूरी को गुस्सा आ जाता है और वो जेरेड को लात मारते हुए कहता है, अरे बहरे, मैंने कहा उठो। जिसे सुनकर जेरेड हड़बड़ाकर उठ बैठता है। क्या मैं जिंदा हूं? जैसे ही उस डेथ नाइट को देखता है, जेरेड अपनी तलवार निकाल लेता है। थर्ड प्रिंस, मेरे पीछे ही रहिएगा, मैं इस डेथ नाइट को देख लूंगा। उसकी खुद की फटी पड़ी थी, फिर भी वो यूरी को गार्ड कर रहा था। यूरी भी देखता है कि जेरेड की फटी हुई है। यूरी उस डेथ नाइट को देखकर मन में कहता है, इंटू, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये एक ऐसा योद्धा है जो मृत्यु के मुंह से वापस लौटा है। जब एक नाइट डेथ नाइट बन जाता है तो वो अपने अतीत के जीवित स्वरूप से भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। यूरी देखता है कि वो डेथ नाइट चुपचाप एक जगह खड़ा है, तो वो जेरेड से कहता है, चिंता मत करो, वो खतरनाक नहीं है। ये कहकर वो उस डेथ नाइट की ओर जाने लगता है। जेरेड पूछता है, आपको कैसे पता चला? यूरी को बस महसूस हुआ था। वो कहता है, वो संस्थापक के तहखाने की रक्षा कर रहा है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो मेरे प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखे, क्योंकि मैं संस्थापकों के वंशजों में से एक हूं। क्या ये सही नहीं है? वो डेथ नाइट से पूछता है। डेथ नाइट यूरी को देखे जा रहा था और अपनी तलवार निकालने लगता है, जिसे देखकर जेरेड और एर्नाडो घबरा जाते हैं। वह डेथ नाइट अपनी तलवार जमीन में गाड़ देता है। एर्नाडो को लग रहा था कि थर्ड प्रिंस का सिर अभी अभी 2 हिस्सों में बट गया था। वो इस बात को जोर से बोलता है। यूरी एक दरबान औरा बनाते हुए कहता है, अपनी जुबान को लगाम दो। जिसे सुनकर एर्नाडो घबराते हुए कहता है, मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे लगा आपके सिर का बाल कट गया। डेथ नाइट कहता है, तुम्हारा कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड बिल्कुल उसके जैसा है। यूरी पूछता है, और वो कौन है? डेथ नाइट बताता है, एरिच ब्राउल। जिसे सुनकर सभी हैरान थे। ऐसा इसलिए क्योंकि एरिच ब्राउल को सभी जानते थे। उसने अकेले अपने दम पर पूरे कॉन्टिनेंट को जीत लिया था। वो ब्रियोल का संस्थापक और पहला राजा था। यूरी पूछता है, क्या मैं यहाँ आने वाला पहला व्यक्ति हूँ? डेथ नाइट, हाँ, जब तक आप ब्रियोल के चौथे वंशज नहीं हैं, तब तक आप उस तलवार को नहीं निकाल पाएंगे। वो उस तलवार की बात कर रहा था जो अभी यूरी के पास थी। यूरी समझ जाता है कि सचमुच ये वही अनमोल तलवार है जिसे कभी फाउंडर ने धारण किया था। डेथ नाइट कहता है, मैंने ही इसका इस्तेमाल किया था। जिसे सुनकर यूरी एक अजीब सा चेहरा बनाता है। डेथ नाइट, तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो? क्या आपको इस बात से कोई आपत्ति है कि मैंने तलवार का इस्तेमाल किया? यूरी, मुझे आपके सामान को छूने का बहुत अफसोस है। डेथ नाइट यूरी से यहाँ आने का कारण पूछता है। यूरी अपनी पहचान देते हुए कहता है, मैं यूरी ब्रियोल हूँ, ब्रियोल वंश का तीसरा राजकुमार और एरिच ब्राउल का वैध उत्तराधिकारी। उनकी विरासत मुझे सौंप दीजिए। वहां एक सन्नाटा छा जाता है। डेथ नाइट, अब समय आ गया है कि मुझे अपना कर्तव्य निभाना होगा। मैं तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीज प्रदान करूंगा। डेथ नाइट उस माना क्रिस्टल की ओर बढ़ने लगता है और यूरी उसके पीछे जाने लगता है। जेरेड मन में सोच रहा था, इसका कोई मतलब नहीं बनता। हम ब्रियोल के संस्थापक के तहखाने में आए हैं और एक डेथ नाइट से बात कर रहे हैं। ये उससे बिल्कुल अलग है, जैसा मैंने एक शाही अंगरक्षक की जिंदगी के बारे में सोचा था।
यूरी पीछे मुड़कर कहता है, जेरेड, तुम वहां किसका इंतजार कर रहे हो? तभी जेरेड को कुछ होने लगता है और उसे पास्ट के फ्लैशबैक आने लगते हैं, जिसमें वो खुद को यूरी के साथ देखता है जब यूरी के महल पर हमला हुआ था। प्रेजेंट में यूरी पूछता है, क्या तुम आ रहे हो या नहीं? जेरेड अपना सिर खुजलाते हुए सोचता है, इंटू जैसे कि इसका कोई मतलब हो। अब मुझे तरह तरह की अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं। फिर वो भागकर यूरी के पास जाता है। डेथ नाइट जैसे ही माना क्रिस्टल के पास बैठता है, वहां से बहुत ज्यादा मात्रा में माना निकलने लगता है, जिससे वहां खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। डेथ नाइट, मुझे उम्मीद है तुम सभी इसके योग्य होगे। यूरी का ट्रायल। अगले सीन में यूरी एक खाली जगह पर था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे सामने फाउंडर की एक आकृति दिखाई देती है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो कोई ह्यूमन नहीं है। अचानक वो चीज बहुत तेजी से यूरी पर हमला कर देती है, जिसे यूरी रोक लेता है। तभी वो आकृति माना मेथड का इस्तेमाल करने लगती है। वो चीज यूरी को सिखा रही थी कि माना को कैसे चैनल करें। यूरी समझ जाता है और कहता है, क्या आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं तुरंत वही करूं जो आप कर रहे हैं जब हम लड़ाई के बीच में हों? यूरी हंसने लगता है, क्योंकि उसे लगा कि उसके पूर्वज पागल थे। वह किसी ऐसे को ट्रेनिंग दे रहे हैं जिसे माना का ज्ञान भी नहीं है, सीधे युद्ध में धकेल कर। यूरी समझ गया, ये ऐसा काम है जो केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने दूसरे जीवन में हो, बिल्कुल मेरे जैसा। यूरी पहली बार में ही माना इकट्ठा करने लगता है। वह कहता है, भविष्य में एम्पायर अपनी महत्वाकांक्षा दिखाएगा और ब्रियोल पर आक्रमण करेगा। मैं अतीत की गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। ये कहकर यूरी हमला कर देता है। उधर जेरेड का भी ट्रायल चल रहा था। वो देखता है कि वो एक ट्रेनिंग ग्राउंड में है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, तुम चुप क्यों हो? वो मुड़ता है तो देखता है कि वहां उसका हमशक्ल डुप्लीकेट खड़ा है। जेरेड, क्या तुम्हारा नाम भी जेरेड है? डबल, जेरेड, अपनी किस्मत को चुनौती देने की कोशिश मत करो। क्या तुमने फैसला किया था कि तुम्हें शाही अंगरक्षक बनना है? तुम तो आरामदायक जीवन जीना चाहते थे, अब क्या हुआ? थर्ड प्रिंस से दूर रहो। जेरेड मन में सोचता है, अगर मैं अतीत का मैं होता तो शायद तुम्हारी बात मान लेता। वो अपने डबल से कहता है, लगता है तुम्हें कुछ बातें पता नहीं है, क्योंकि तुम नकली हो। एक बार चलाई गई तलवार वापस नहीं ली जा सकती। उसका डबल हमला करता है। जेरेड उसे रोकते हुए सोचता है, अतीत का मैं, यकीन है बहुत उबाऊ रहा होगा। वो डबल पर हमला करने में कामयाब हो जाता है और वो चीज अब एक मिट्टी के दानव में बदलने लगती है। जेरेड जानता था कि यूरी भी इस समय लड़ाई के बीच में है। अगले सीन में यूरी एक चट्टान के पास गिरा हुआ था। वो आकृति उसकी ओर बढ़ी और हमला किया, जिससे जोरदार धमाका हुआ, लेकिन यूरी ने हमला रोक लिया था। यूरी अब माना मेथड को अच्छे से इस्तेमाल कर रहा था। वो कहता है, अच्छा हुआ मैंने माना मेथड और तलवार चलाना सीख लिया। यूरी के हमले से उस आकृति की तलवार टूटने लगती है। टाइम खत्म हो जाता है और वो चीज गायब होने लगती है। गायब होने से पहले वो यूरी को बाय बाय करती है। यूरी कहता है थैंक यू, और फिर यूरी होश में आ जाता है। उधर जेरेड ने भी अपना ट्रायल पूरा कर लिया था। डेथ नाइट यूरी से कहता है, लगता है तुमने एक अच्छा सपना देखा। यूरी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो सब क्या था। उसने उस अनुभव के बारे में डेथ नाइट से पूछा। डेथ नाइट खड़े होते हुए कहता है, ये एरिक की योजना थी। उसने ये सब ब्रियोल के किसी ऐसे उत्तराधिकारी के लिए छोड़ दिया था जो अंततः इस जगह की तलाश में आएगा। यूरी मन में कहता है, मेरे पिछले जन्म में तलवार पर्वत को साम्राज्य द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। इसी वजह से ब्रियोल परिवार का कोई भी सदस्य इस जगह पर नहीं आ सका। यूरी डेथ नाइट से पूछता है, क्या फाउंडर ने इस माना मेथड का उपयोग किया था? डेथ नाइट कहता है, नहीं, यही एरिक की आखिरी विरासत है। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में पूर्व की यात्रा के दौरान प्राप्त सभी ज्ञान को मिलाकर उन्होंने इसे बनाया था। तुम इसे विरासत में पाने वाले पहले व्यक्ति हो। यूरी फिर पूछता है, इसे शाही परिवार में सीधे पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपने के बजाय इस तरह क्यों छिपाया गया? डेथ नाइट बताता है, जब समय अनुकूल न हो तब ये कालकोठरी नहीं खुलती। यूरी कहता है, और सही समय कब आएगा? डेथ नाइट जवाब देता है, इसका जवाब देना मेरा काम नहीं है। इसका जवाब तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। यूरी उस माना को ध्यान से देखता है और पूछता है, इस माना मेथड का नाम क्या है? डेथ नाइट बताता है कि फाउंडर ने इसका नाम सोल सेवरेंस रखा था। फिर डेथ नाइट यूरी को उसके सामने घुटनों पर झुकने को कहता है ताकि वो फाउंडर की विरासत उसे सौंप सके। यूरी अपने घुटनों पर बैठ जाता है। डेथ नाइट यूरी के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, अपने शत्रुओं से कभी मत डरो। यूरी हाँ कहता है। डेथ नाइट आगे कहता है, अपने विश्वासों पर अमल करना।
ब्रियोल के कर्तव्य का पालन करना, बिल्कुल अंत तक। फिर वो यूरी के सिर के बालों को पकड़कर ऊपर की ओर उठा देता है, जिससे यूरी को दर्द होता है। वो कहता है, ये याद रखना, ब्रियोल कभी भी अपनी प्रतिष्ठा का त्याग नहीं करता, चाहे इसका मतलब मौत ही क्यों ना हो। ये कहकर वो डेथ नाइट धीरे धीरे गायब होने लगता है। आखिरी बार वो कहता है, यह है ब्रियोल की शपथ है। हम अगले दिन का दृश्य देखते हैं, जहां यूरी अपने कमरे में सो रहा था। एना खिड़की के पर्दे हटाते हुए उसे उठाती है। एना समझ गई थी कि यूरी थका हुआ है, क्योंकि कल रात वो बहुत देर से घर आया था। यूरी बताता है, कल रात मैंने रॉयल पैलेस अभिलेखागार का दौरा किया था। एना पूछती है, आप सभी लोग अचानक वहां कैसे चले गए थे? यूरी कहता है, मुझे एक रिकॉर्ड ढूंढना था। महल के ऐतिहासिक अभिलेखों के बीच मुझे एक नोट मिला जिसमें लिखा था कि संस्थापक एरिक ब्रियोल का एक भाई था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी प्रतिष्ठा को ताक पर रख दिया और बिना नाम छोड़े इतिहास से गायब हो गया। यूरी ये सब एना को बता रहा था, पर मन में सोचता है वो आदमी ही डेथ नाइट है और संभवतः वही उस तलवार का असली मालिक था। एना यूरी को जल्दी कपड़े बदलने को कहती है, क्योंकि महाराज ने उसे बुलाया था। यह सुनकर यूरी चौंक जाता है। एना कहती है, मुझे कारण तो नहीं पता, लेकिन सर एर्नाडो से मिलने के बाद उन्होंने आपको तुरंत बुलाया है। यूरी को याद आता है कि एर्नाडो ने कहा था कि वो सब कुछ राजा को बता देगा। यूरी ने पूछा था कि क्या ऐसा करना जरूरी है, जिस पर एर्नाडो ने हाँ कहा था। यूरी अपने सिर को पकड़ते हुए कहता है, तो उसने सब कुछ बता दिया। अगले सीन में यूरी अपने पिता के सामने खड़ा था। क्या आपने मुझे बुलाया था पिताजी? उसके पिता कहते हैं, हाँ, एर्नाडो ने मुझे बताया कि तुमने न सिर्फ बिना अनुमति के महल छोड़ा, बल्कि स्वॉर्ड माउंटेन पर संस्थापक का तहखाना भी ढूंढ निकाला। यूरी डरते हुए कहता है, बस किसी तरह ऐसा ही हो गया। पिता कहते हैं, तो तुम्हें वो तलवार भी उसी काल कोठरी में मिली थी? यूरी इस बात को मान लेता है। यूरी का पिता उसके पास आते हुए कहता है, इन दिनों मैंने सुना है कि तुम्हें बहुत बदलाव आया है। तुम्हारी निजी नौकरानी से लेकर बर्नार्ड, सैनिड और अब तो एर्नाडो भी यही कह रहे हैं। वो यूरी के सिर पर हाथ रखकर पूछता है, मुझे बताओ, तुम में ये बदलाव किस कारण से आया? यूरी खामोश हो जाता है। उसके पिता को लगता है कि यूरी कुछ छिपा रहा है। वो फिर पूछते हैं तो यूरी अपनी मुट्ठी कस लेता है। पिता यह देख लेते हैं और कहते हैं, तुम अपनी मुट्ठी क्यों बंद कर रहे हो? तुम इस भाव के साथ पीछे क्यों हट रहे हो? यूरी ब्रियोल, तुमने उस सपने में कौन सा अपराध किया है? यूरी गहरी सांस लेते हुए कहता है, अंत तक ब्रियोल की रक्षा करने में विफल रहना। मेरे सपने में ब्रियोल एक भयंकर युद्ध के बीच था और बहुत से लोगों का नरसंहार किया गया था। मैंने हालात सुधारने की कोशिश की पर असफल रहा। राज्य के पतन के बाद मैं बिना सम्मान के इधर उधर भटकता रहा और मेरी दर्दनाक मृत्यु हो गई। यूरी आगे बताता है, जागने के बाद माँ का दिया हुआ हार गायब था। मुझे लगा शायद वह सपना माँ की ओर से एक चेतावनी थी। उसने पिता को सब बता दिया, सिवाय इस बात के कि वह भविष्य से आया है। यूरी को लगा कि अभी साम्राज्य एम्पायर का जिक्र करना सही नहीं होगा, क्योंकि वो अतीत को बदल रहा है। पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता कि वो बुरा सपना था या तुम्हारी माँ की चेतावनी, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम्हारी सेहत सुधर रही है। यूरी मन में सोचता है, क्या मैं सचमुच सुधर रहा हूँ? मैं तो बस अपने पापों का पश्चाताप करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसके पिता तलवार निकालने को कहते हैं। फियोरे ब्रियोल पिता एक प्रतिभाशाली योद्धा हैं, जिन्होंने चलना सीखते ही तलवार थाम ली थी। वह महाद्वीप के शीर्ष 10 योद्धाओं में से एक हैं। यूरी कहता है, मैं पहली बार आपके निजी प्रशिक्षण कक्ष में आया हूँ। उसे लगता था कि उसके बेटों में तलवारबाजी का टैलेंट नहीं है। यूरी खुद की तारीफ करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मैं काफी टैलेंटेड हूँ। उसके पिता गुस्से में अपनी तलवार यूरी की ओर कर देते हैं। तुम्हें क्या लगता है टैलेंट किसे कहते हैं? ताकत, गति, रिफ्लेक्स या बुद्धिमत्ता? क्या ये चीजें होने से कोई अच्छा तलवारबाज बन जाता है? नहीं, पिता कहते हैं, इन सब से ऊपर एक ऐसा तत्व है जो व्यक्ति को अपनी सीमाओं से आगे ले जाता है। डर या कर्तव्य से भी शक्तिशाली कुछ। फिर वो अपनी माना एक्टिवेट करते हैं। उनके माना के दबाव से यूरी को पसीने आने लगते हैं। पिता कहते हैं, शायद इसे भाग्य, फेट कहना सही होगा। यूरी हैरान होता है। वो मन में सोचता है, पिछले जन्म में तलवारबाज बनना मेरे भाग्य में नहीं था, पर इस जीवन में क्या होगा? उसके पिता पूछते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तलवार चलाना तुम्हारी नियति है? क्या तुम्हें तलवार की पुकार सुनाई दे रही है? जब भविष्य में तुम मौत के करीब होगे, क्या तब भी तुम्हारे हाथ में तलवार होगी? यूरी अपने पिता की ओर देखता है, लेकिन उनके चेहरे का खौफनाक भाव देखकर वो बुरी तरह डर जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों मॉन्स्टर की आंखें उसे घूर रही हों। वो पसीने से भीग जाता है।
अचानक उसे पुराने फ्लैशबैक आने लगते हैं। लोग उसे भागने के लिए कह रहे हैं, सब एक एक कर मर रहे हैं और साम्राज्य की सेना उसे घेर रही है। उसकी आंखों के सामने महल आग में जल रहा है। उसे फिर से वही पुराना डर महसूस होने लगता है। वो समझ नहीं पाता कि ये सब दोबारा कैसे शुरू हो गया। वो फिर से उसी मोड़ पर खड़ा था जहां वो चारों ओर से घिरा हुआ था। फिर उसी तरह साम्राज्य के नाइट उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि फिर से वही सब हो रहा है। यूरी को लग रहा था कि वो चाहे जो भी कर ले, ब्रियोल का अंत होना तय है। तभी उसे याद आता है कि उसने दुश्मनों से न डरने की शपथ ली है। यह मानकर वो अपने डर का सामना करने का फैसला करता है। उसे डेथ नाइट की कही बात याद आती है, ब्रियोल के प्रति अपने कर्तव्य को अंत तक निभाना, चाहे तुम्हारे सामने साक्षात मौत ही क्यों ना हो। उसका डर अब खत्म हो चुका था। उसने अपनी माना को सक्रिय किया और साम्राज्य के नाइट्स को चुन चुन कर मारने लगा। उसने गरज कर कहा, इस बार मैं ब्रियोल के लोगों के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उनकी इज्जत पर दाग नहीं आने दूंगा, चाहे मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए। ये कहकर उसने उन पर जोरदार हमला कर दिया। वर्तमान में यूरी इल्यूजन देख रहा था। उसकी आंखें डेथ नाइट की तरह लाल हो गई थीं। वो इल्यूजन में बड़बड़ा रहा था, जिसे देख यूरी के पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे पुकारा, यूरी, यूरी, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? पिता की आवाज सुनकर यूरी होश में आया, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह चेतना में नहीं था। उसने घबराकर चारों ओर देखते हुए पूछा, आर्मी, ब्लैक आर्मी कहाँ है? उसके पिता समझ गए कि यूरी कोई भयानक भ्रम देख रहा था। उन्होंने उसे शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ यूरी, जो तुमने देखा वह महज एक भ्रम था। यूरी ने अपने हाथों की ओर देखा, जो बुरी तरह कांप रहे थे। ये देख उसके पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने यूरी को तलवारबाजी सीखने की अनुमति दे दी। यूरी ने भी दृढ़ता से कहा, मैंने तलवार चलाने का निर्णय ले लिया है। तभी यूरी ने देखा कि उसके पिता उसे एक अजीब और कठोर नजर से देख रहे हैं। उसने मन में सोचा, ये अचानक ऐसा खड़ूस चेहरा बनाकर मुझे क्यों देख रहे हैं? क्या इन्हें लग रहा है कि मैं अभी मर जाऊंगा? माहौल को हल्का करने के लिए यूरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आखिर एक जीनियस हूं। यह सुनकर उसके पिता के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और उन्होंने यूरी के सिर पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। अगले दृश्य में हम ट्रेनिंग ग्राउंड देखते हैं, जहां बर्नार्ड यूरी का इंतजार कर रहा था। यूरी अपने सिर पर हाथ रखे दर्द में आ रहा था। उसके सिर पर एक बड़ा सा आलू उगा हुआ था। बर्नार्ड ने उसे देखकर मजाक में कहा, आज ये मास्टरपीस किसने बनाया? यूरी ने अपने पिता का नाम लिया, जिस पर बर्नार्ड बोला, ऐसा लगता है कि महाराज ने इस बार सामान्य से अधिक कठोरता दिखाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आज की ट्रेनिंग में ढिलाई बरतूंगा। यूरी जानता था कि बर्नार्ड उसके पिता के साथ ड्यूल करने की शर्त पर ही ब्रियोल में रुका था। यूरी ने पूछा, क्या आपने मेरे पिता के साथ ड्यूल कर लिया है? बर्नार्ड ने हंसते हुए नहीं में जवाब दिया। यूरी ने मन ही मन अपने पिता को निर्दयी कहा, क्योंकि वो चाहता था कि बर्नार्ड हमेशा यहीं रुके। बर्नार्ड उसकी मंशा समझ गया और बोला, अगर आप मुझे कुछ ऐसा दिखाएंगे जिससे मैं आश्वस्त हो जाऊं तो मैं रुक जाऊंगा। उदाहरण के लिए, आपके पूर्वज एरिक ब्रियोल की तलवारबाजी, एरिक ब्रियोल की गुप्त तकनीक। यह सुनकर यूरी चौंक गया। आप चाहते हैं कि मैं आपको फाउंडर राजा की तकनीक सिखाऊं? दरअसल एरिक ब्रियोल की तलवारबाजी में तलवार के दानव कहे जाने वाले बर्नार्ड की गहरी रुचि थी। यूरी ने माफी मांगते हुए कहा कि वो ये तकनीक नहीं सिखा सकता, क्योंकि वो खुद इसमें अभी माहिर नहीं है। लेकिन बर्नार्ड ने कहा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसमें महारत हासिल की है या नहीं। यूरी ने अपनी तलवार निकालते हुए समझाया, कारण यह नहीं है, कारण यह है कि इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। यह तकनीक माना विधि पर आधारित है। उसने अपनी माना को सक्रिय किया। बर्नार्ड हैरान था, माना विधि से परिपूर्ण? मैंने ऐसी तलवारबाजी पहले कभी नहीं सुनी। आमतौर पर माना का इस्तेमाल केवल तकनीक को सहारा देने के लिए होता है, लेकिन यहां यह अनिवार्य थी। यूरी ने बताया कि बिना पूरी विधि के बर्नार्ड को केवल आधा ज्ञान ही मिलेगा। बर्नार्ड यूरी की माना की शक्ति देखकर दंग रह गया और बोला, अगर ये आधा भी है तब भी ठीक है। अगर आप मुझे ये तकनीक सिखाने को तैयार हैं तो मैं ब्रियोल में ही रुकूंगा। सौदा तय हुआ। यूरी ने अपनी तकनीक का नाम बताया, सोल सीवरेंस। लेकिन हमला शुरू करने से पहले बर्नार्ड ने हंसते हुए एक राज खोला, मैं तो पहले से ही ब्रियोल में रुकने वाला था। महाराज चाहते हैं कि मैं कम से कम 10 साल और उनके लिए काम करूं। यूरी सन्न रह गया, उसका पोपट हो गया था। गुस्से में उसने बर्नार्ड पर हमला किया, जिसे बर्नार्ड ने आसानी से रोक लिया। शाम को थका हुआ यूरी अपने बिस्तर पर लेटा सोच रहा था कि भविष्य बदल रहा है। बर्नार्ड का रुकना इस बात का सबूत था कि ब्रियोल के पतन वाले भविष्य को बदला जा सकता है।
तभी एना वहां आई। उसने यूरी को कल सुबह होने वाली सीनेट की बैठक के बारे में बताया। महाराज चाहते थे कि इस बार यूरी वहां मौजूद रहे। एना को चिंता थी क्योंकि सीनेट में बहुत डरावने और जिद्दी लोग होते हैं। उसने यूरी का हाथ पकड़कर कहा, वहां किसी को मुक्का मत मारना। यूरी ने वादा किया, चिंता मत करो, मैं अब वैसा व्यवहार नहीं करता। अगले दिन मीटिंग में माहौल तनावपूर्ण था। ड्यूक ऑफ यूजेस जर्नार्ड जटारी इस बात के खिलाफ थे कि राजकुमार ऐसी मानव विधि सीख रहे हैं जिसे अभी तक आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है। यूरी ने मन में सोचा, एना सही थी, ये लोग शुरू से ही असहमत हैं। राज्य के प्रबंधन पर चर्चा करने के बजाय यह स्थान राजा के अधिकार को चुनौती देने का अड्डा बन गया है। अब समझ आया कि पिताजी इन बैठकों में क्यों नहीं आते थे। ड्यूक ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, राजकुमार के लिए ब्रियोल की पुरानी विधि सीखना कहीं बेहतर होगा बजाय इसके। कहता है, आपको कैसे यकीन हो सकता है कि ये उसी का था? असल में उस ड्यूक को यूरी पर शक था। ओह, ड्यूक बात को बदलते हुए कहता है, मैं बस इतना कह रहा हूं कि हमें चीजों के बारे में निश्चित होना चाहिए। हमें तो बस राजकुमार की चिंता है। यूरी ड्यूक से कहता है, क्या सभी लोग यहाँ मारी माना मेथड पर चर्चा करने के लिए आए हैं? मैं बहुत प्रभावित हूँ, ड्यूक गर्नार्ड। यूरी अच्छे से जानता था कि ये ड्यूक जमीन था। उसके पीछे का सच ये था कि वो एक गद्दार है जिसने ब्रियोल के पतन के तुरंत बाद अपनी पूंछ दबाकर साम्राज्य के सम्राट के सामने सिर झुका लिया था। ड्यूक कैप्टन सैनेट से कहता है, आप क्या सोचते हैं? कैप्टन सैनेट कहता है, मैं अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। हर माना मेथड के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। इसके अलावा इनका किसी व्यक्ति पर पड़ने वाला प्रभाव भी अलग अलग होता है। ये सुनकर ड्यूक गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है, देखो, यहाँ तक कि रॉयल गार्ड के कप्तान भी कह रहे हैं कि स्थिति अनिश्चित है। ये बहुत जोखिम भरा है। बेहतर यही होगा कि हम इस तरह की माना मेथड को नजरअंदाज कर दें। कैप्टन सैनेट ने ऐसा नहीं कहा था। तभी एक व्यक्ति कहता है, माफ करना, लेकिन कैप्टन सैनेट ने ऐसा नहीं कहा। वो कह रहा था कि प्रत्येक माना पद्धति के अपने अपने फायदे हैं। उस व्यक्ति की भी यही राय थी। ड्यूक का चमचा कहता है, ड्यूक को चिंता है कि माना मेथड राजकुमार को नुकसान पहुंचाएगी। इस बात से बहुत से लोग सहमत थे। उन्हें बढ़त मिल गई है। यदि आपने हाल ही में माना मेथड सीखना शुरू किया है तो इसे किसी और में बदलना संभव है। हालांकि संस्थापक राजा के भ्रम में यूरी ने जिस युद्ध का अनुभव किया था, उस कारण उस सोल का कोर यूरी के भीतर गहराई तक जड़ें जमा चुका है। यूरी भी इस बात को अच्छे से जानता था कि वो इन सभी लोगों को ये बात नहीं समझा पाएगा। तभी एक व्यक्ति कहता है, आपकी बातें काफी हद तक विश्वसनीय लगती हैं। ये सुनकर सभी लोग उसकी ओर देखने लगते हैं। वह बोलने की अनुमति लेता है। यह व्यक्ति बैरन कैल्सियो एरेंचा है। वो पूछता है, आप में से कितने लोग यहाँ हैं जिन्होंने पहले कभी किसी ओर्क और सी से लड़ाई की है? ये सुनकर सभी लोग चुप हो गए। मोटा ड्यूक कहता है, तुम कौन हो? तुम्हारा ओहदा क्या है? बैरन एरेंच अपना परिचय देते हुए कहता है, मैं हूं कैल्सियो एरेंच, एक बैरन। मोटा ड्यूक कहता है, क्या आप कह रहे हैं कि एक स्वतंत्र बैरन ने सीनेट की बैठक में भाग लिया? बैठते हुए बैरन एरेंच कहता है, मैं भी आना नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मुझे आने के लिए काउंट सिडोर ने ही कहा था। और वो एक व्यक्ति की ओर गुस्से से देखता है। काउंट सिडोर ब्रियोल की सीमा की रक्षा करने वाले सीमावर्ती गार्ड हैं। सचमुच वो एक ऐसे सरदार थे जिन्होंने अपना सारा जीवन युद्ध के मैदान में बिताया था। वो एक सच्चे सैनिक के रूप में प्रसिद्ध थे। यूरी को समझ नहीं आ रहा था कि वे यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि वे शाही समारोहों में कभी शामिल न होने के लिए प्रसिद्ध थे। फिर भी उन्होंने सीनेट की बैठक में किसी को भेजा था। एक व्यक्ति पूछता है, वो अचानक आपको सीनेट में क्यों भेजेंगे? बैरन एरेंच कहता है, उन्हें आपको स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप उच्च पदस्थ कुलीनों को यहाँ बैठकर राजनीति खेलते देख अब मुझे आखिरकार समझ आ गया है कि उन्होंने मुझे क्यों भेजा था। युद्ध के मैदान में माना मेथड के प्रकार से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, चाहे ब्रियोल मेथड हो या साम्राज्य की शेर लायन मेथड। अंततः योद्धा ही मायने रखता है। वह यूरी से पूछता है, आपका क्या विचार है? यूरी को यह व्यक्ति अच्छा लगा। उसने कहा, मैं ब्रियोल के राजकुमार के रूप में यह समझ नहीं पाता कि हमारे संस्थापक पूर्वज की माना विधि में महारत हासिल करना विवादास्पद क्यों है। आपकी आपत्तियों के बावजूद मैं इसे सीखूंगा। बैरन एरेंच कहता है, राजकुमार एक तलवारबाज के रूप में संस्थापक की विरासत सीखना चाहते हैं, तो फिर अप्रासंगिक लोग इस बात पर इतना हंगामा क्यों मचा रहे हैं? आमतौर पर वे लोग जिन्होंने कभी तलवार नहीं चलाई है ऐसी बातें कहेंगे। बैरन एरेंच उन सभी को बहुत खरी खोटी सुनाता है। वो कहता है कि जिन्होंने अपने जीवन में कभी तलवार नहीं चलाई उन्हें फैसला करने का कोई हक नहीं है। ये सुनकर ड्यूक को गुस्सा आ जाता है और वो बैरन को जुबान संभालकर बात करने को कहता है।
जिस पर बैरन माफी मांगते हुए कहता है, मुझे खेद है, कृपया मेरी अशिष्टता को क्षमा करें। जब आप सीमावर्ती इलाकों में हर दिन ऑक्स से लड़ते हैं तो यही होता है। और वो पूछता है, यहाँ कितने लोगों ने वास्तव में ऑक्स से लड़ाई की है? क्या आपको लगता है कि उन राक्षसों को मानव विधियों की परवाह है? यह सुनकर सभी लोग फैसला यूरी के ऊपर छोड़ देते हैं। यूरी कहता है, क्या हमें मानव पद्धति को त्याग कर उसमें पूर्णतः संशोधन करना चाहिए? जिस पर एक व्यक्ति कहता है, अगर जरूरी है तो। यूरी कहता है, क्या आपको यह भी पता है कि ऐसा करना असंभव है? बैरन यूरी का साथ देते हुए कहता है, ऐसा नहीं लगता कि राजकुमार किसी भी हाल में झुकने का इरादा रखते हैं। क्या तुम लोग जबरदस्ती उनके शरीर से अंग निकालने जा रहे हो? यह सुनकर ड्यूक का चमचा घबरा जाता है और कहता है, मेरा ये मतलब नहीं था। बैरन पूछता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या था? वो यूरी से पूछता है, क्या आप इससे सहमत हैं? लेकिन यहाँ सब लोग बस बैठे हैं और आपको तनाव दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि राजमहल के पास बहुत अधिक खाली समय है। वो अपनी बातों से यूरी को वहां से जाने का इशारा देता है। ये सुनकर ड्यूक दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है कि राजकुमार के पास बहुत खाली समय है? क्या हम लोग यहाँ समय बर्बाद करने के लिए बैठे हैं? वैसे सोचे तो क्या इन दिनों सीमावर्ती इलाका शांत नहीं रहा है? आपको सारा धन मिल ही रहा है। ये सुनकर बैरन गुस्से से कहता है, क्या शांति तभी भंग होती है जब हर दिन सैकड़ों लोग मर रहे हों? लगता है आपने सैनिकों की दैनिक मृत्यु रिपोर्ट कभी पढ़ी या सुनी ही नहीं है। जिस दिन मैं वहां से निकला उस दिन भी 4 लोगों की मौत हुई थी। बैरन इसलिए गुस्से में था क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने अपने साथियों और भाई को मरते देखा था। वह कहता है, ऑक्स कभी आराम नहीं करते, वे केवल युद्ध और नरसंहार के लिए जीते हैं। ऑक्स का नाम सुनकर यूरी को कुछ याद आता है। अब जब उसने इसका जिक्र किया है तो क्या ठीक इसी समय क्लेन डची के साथ कोई सीमा विवाद नहीं था? ब्रियोल और क्लेन के बीच झड़प के दौरान ऑर्क्स ने स्थिति का फायदा उठाते हुए सीमा पार कर ली थी और काफी नुकसान पहुंचाया था। यूरी पूछता है, क्या उनकी गतिविधियों में बदलाव आया है? बैरन कहता है, हाँ, वे सामान्य से कहीं अधिक अशुभ संकेत दे रहे हैं। यूरी क्लेन के बारे में पूछता है, जिसे बैरन समझ नहीं पाता और माफी मांगता है। यूरी कहता है, क्या क्लेन की सेना भी सीमा के उस हिस्से पर तैनात नहीं है? बैरन बताता है कि वे अचानक सीमा से पीछे हट गए हैं और ओक्स द्वारा पूरी तरह तबाह कर दिए गए हैं। लोगों को या तो मार डाला गया या गुलाम बना लिया गया। यह भयावह है। यह सुनकर यूरी सोचते हुए कहता है, ड्यूक के तीसरे बेटे ने फिर मुसीबत खड़ी कर दी। यह सुनकर सभी लोग खामोश हो गए। यूरी वहां से जाते हुए कहता है, आज के लिए बस इतना ही, बैठक यहीं खत्म होती है। ड्यूक यूरी को रोकने की कोशिश करता है, पर यूरी कहता है, मेरी माना मेथड पर बहस करके समय बर्बाद करने के बजाय हमें क्लाइन और ऑक्स जैसे महत्वपूर्ण खतरों पर चर्चा करनी चाहिए। आप लोग मेरी चिंता छोड़ दें। ये कहकर यूरी वहां से चला जाता है। अगले दृश्य में बैरन किसी से मैजिक बॉल के जरिए बात कर रहा था। बैरन वहां जो कुछ भी हुआ था सब उस व्यक्ति को बता देता है। वो कहता है, ऐसी अफवाहें हैं कि वो पूरी तरह बदल गया है। इस पर वो व्यक्ति बैरन से उसकी राय पूछता है। बैरन ने यूरी की आंखों में एक अलग ही आकर्षण देखा था। वो उसके बारे में बताता है। यह सुनकर वह व्यक्ति यूरी की अच्छे से जांच पड़ताल करने को कहता है। बैरन कहता है, अभी तक उनके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। क्या मुझे और जांच करनी चाहिए? वह व्यक्ति हाँ कहता है। बैरन मान जाता है और कहता है, जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपसे दोबारा संपर्क करूंगा। ये कहकर वो खिड़की से बाहर देखता है, जहां एक शांत दिन था, जबकि सीमा पर हर दिन सैनिक शहीद हो रहे थे। तभी उसकी नजर एक नकाबपोश की तरफ जाती है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि वो तो राजकुमार था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो यूरी है। यूरी और एर्नाडो बिना किसी को बताए चुपचाप महल से बाहर निकल आए थे। एर्नाडो का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह कहता है कि वो हमेशा इसी तरह घर से भाग जाया करता था। यूरी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एर्नाडो दिन में 3 बार घर से भागता था। एर्नाडो कहता है, मैं एक बिगड़ा हुआ किशोर था। अगर मैं अकेला बाहर जाता हूँ तो वो बस एक सैर होती है, लेकिन आपके साथ बाहर जाना ऐसा लगेगा जैसे मैं विद्रोह कर रहा हूँ। उसे लग रहा था कि यूरी का फिर से कोई खतरनाक प्लान है। यह सुनकर यूरी कहता है, नहीं, और अगर होता भी तो ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक तुम आसपास हो। एर्नाडो निराश हो जाता है और पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। यूरी कैसीनो का नाम लेता है, जो राजधानी का सबसे बड़ा अवैध धंधा था। ये सुनकर एर्नाडो चौंक जाता है। अभी आपने कहा था कि आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, तो यह क्या है? यूरी का प्लान कुछ भी गलत करने का नहीं था। उसने एर्नाडो को केवल रास्ता दिखाने को कहा।
एर्नाडो को पता था कि वो कैसीनो कहाँ है, क्योंकि नशे की हालत में वो अक्सर घर के बजाय वहीं पहुंच जाता था। यूरी एर्नाडो को चेतावनी देते हुए कहता है, एर्नाडो याद रखना, हम ये सब ब्रियोल के लिए कर रहे हैं। एर्नाडो को पहले लगा कि यूरी मजाक कर रहा है, पर उसका चेहरा देखकर वो समझ गया कि वो गंभीर है। यूरी ने इस बारे में काफी सोच विचार किया था। एर्नाडो खुशी खुशी यूरी के पीछे चल दिया। उसे लगा कि यूरी आज रात उस कैसीनो को तहस नहस कर देगा। यूरी को याद आया कि पिछले जन्म में ब्रियोल के लोगों के बीच कुछ लोगों ने काफी हंगामा खड़ा किया था। एक बड़ा साहूकार जो अंडरवर्ल्ड का सरगना था, एक व्यापारिक दिग्गज जिसने महाद्वीप का सबसे सफल व्यापार संघ बनाया था, और एक कुख्यात हत्यारा जिसने अंडरवर्ल्ड के नेता का सिर काटकर उसका पद हथिया लिया था और ब्रियोल की गलियों में डर पैदा कर दिया था। और जिस हत्यारे के हाथों उसकी हत्या हुई थी, वो वही सूदखोर था। यूरी आज इन तीनों से मिलने जा रहा था। वो अंडरवर्ल्ड के मौजूदा सबसे बड़े सूदखोर के पास पहुंचा। वे कैसीनो के अंदर गए, जहां कैसीनो के मालिक ने उनका स्वागत किया। यूरी ने उससे कहा, आप जानते हैं मैं कौन हूं? मालिक जानता था, इसलिए उसने खुद उनका स्वागत किया। यूरी उसकी तारीफ करता है और कहता है, मैं यहाँ जुआ खेलने नहीं आया हूँ। मालिक भी ये समझ गया था, इसलिए वे बैठकर बात करने का फैसला करते हैं। एक कमरे में बैठकर एर्नाडो यूरी से सवाल करता है, आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि आप यहाँ जुआ खेलने नहीं आए हैं। यूरी उसे चुप बैठने को कहता है। मालिक को लगा कि शायद यूरी पैसे उधार लेने आए हैं। यूरी उस पैसे को निवेश करने का प्लान बता रहा था। मालिक पूछता है, क्या आप अपना निजी कोष बनाने की सोच रहे हैं? और तथ्य ये है कि आप बैंक के बजाय मुझसे पूछ रहे हैं, क्या आप किसी बड़ी उपलब्धि की ओर बढ़ रहे हैं? यूरी कहता है, मुझसे पूछताछ करना आपके काम का हिस्सा नहीं है। मालिक माफी मांगता है। यूरी कहता है कि इसका खामियाजा उसे खुद भुगतना पड़ रहा है। मालिक मुद्दे पर आते हुए पूछता है, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप इन पैसों का इस्तेमाल किस लिए करेंगे? यूरी का प्लान था कि वो क्लेन क्षेत्र का एक विशेष मसाला मुगरांजा खरीदेगा, क्योंकि जल्द ही उसकी मांग बढ़ने वाली थी। एर्नाडो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मालिक सोचता है कि मुगरांजा वास्तव में लग्जरी सुगंध बनाने का एक जरूरी हिस्सा है, पर क्या इसमें निवेश करना सही होगा? उसे संदेह था। यूरी कहता है कि जैसा उसने बताया वैसा ही होगा। एर्नाडो मन में सोचता है कि उसने क्लेन डची के गृहयुद्ध और ओक्स के बारे में सुना है, पर क्या सिर्फ इसी कारण मसालों की कीमत बढ़ेगी? क्या वो दूसरों से पहले क्षेत्रीय विशेषज्ञता हासिल करना चाह रहा है? यूरी के चेहरे के भाव देखकर उसे ये सही लगा। मालिक भी सोचता है कि राजकुमार यूरी जितना कह रहे हैं उससे कहीं ज्यादा जानते हैं। यूरी पूछता है, एक निवेशक के रूप में, न कि राजकुमार के रूप में, आप मुझे कितना उधार देंगे? मालिक एक अनुबंध पत्र, कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकालता है और कहता है, इस पर हस्ताक्षर कर दें। उनके बीच एक बड़ी रकम की डील होती है। बाहर आते हुए एर्नाडो फिर से बड़बड़ाने लगता है, आपने बहुत बड़ी रकम उधार ले ली और मुझे सूचना तक नहीं दी। आपका जुआ खेलने का इरादा शुरू से ही नहीं था, है ना? यूरी कहता है, अगर मैंने तुम्हें सच बताया होता तो तुम मुझे सीधे पिता के पास घसीट कर ले जाते। अब वे सीधे मार्शन गिल्ड जा रहे थे। यूरी को एक अनुरोध, रिक्वेस्ट करना था। वह मन में सोच रहा था कि मुगरांजा पहले से ही लाभ देने वाली वस्तु है। इसे बनाने वाला एकमात्र कीमियागर ड्यूक लेन का सहयोगी है, पर वो युद्ध में मारा जाने वाला पहला व्यक्ति होगा, इसलिए मुगरांजा किसी भी कीमत पर बिकेगा। वे मार्शन गिल्ड के पास पहुंचे। यूरी ये जिम्मेदारी किसी और को नहीं सौंप सकता था, इसलिए खुद आया था। वो एक घर के पास जाकर ऊपर देखने लगा। एर्नाडो हैरान था, क्योंकि वो जगह एक साधारण स्थान लग रही थी। यूरी ने दरवाजा खटखटाया और पूछा, क्या एलन वुड यहाँ है? एर्नाडो उसे रोकने लगा। रुको, ऐसे मामलों को किसी प्रतिष्ठित व्यापारी संघ पर छोड़ देना चाहिए। एलन वुड ने दरवाजा खोला और पूछा, आप लोग कौन हैं? यूरी ने परिचय दिया, मैं ब्रियोल का तीसरा राजकुमार यूरी हूँ। एलन समझ गई कि ये वही राजकुमार है जिसकी चर्चा हो रही है। यूरी उसे एक कार्य सौंपना चाहता था। एर्नाडो को लगा कि राजकुमार का दिमाग खराब हो गया है। यूरी को गुस्सा आया और उसने एर्नाडो को दूर रहने को कहा। अगले दृश्य में वे वापस जा रहे थे। उनकी डील हो गई थी। एर्नाडो कहता है, ये बहुत बड़ी रकम है। आप इस तरह के असफल व्यवसाय के जरिए मुगरांजा कैसे खरीद सकते हैं? यूरी सोच रहा था कि भले ही वो अभी एक संघर्षरत व्यापारी है, पर जल्द ही एलन पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध हो जाएगी। वह अपने वादों को पवित्र मानती है। यूरी मन ही मन हंसता है, जिसे देखकर एर्नाडो घबरा जाता है। यूरी कहता है, मैं उसे एक ऐसी पौराणिक हस्ती बनाऊंगा जो किंवदंतियों से भी आगे निकल जाएगी। एर्नाडो ने चैन की सांस ली कि काम पूरा हुआ, पर यूरी ने कहा कि एक और काम बाकी है। एर्नाडो का मुंह खुला का खुला रह गया। यूरी आगे बढ़ा। वो मन में बोला, सूदखोर और मर्चेंट टाइकून मेरे सहयोगी बनने को तैयार हैं, बस एक और व्यक्ति को मनाना है। वे एक गरीब बस्ती में पहुंचे।
वहां यूरी ने एक आदमी से किसी के बारे में पूछा। उसने एक तरफ इशारा किया। यूरी ने वहां एक लड़की को कुछ करते हुए देखा। वह उसके पास गया और अपना परिचय दिया। वो लड़की उसकी ओर मुड़ी। यूरी जानता था कि पिछले जीवन में इसी ने कैसीनो के मालिक को मारा था। वो एसेसिन ऑर्डर की एक जीवित सदस्य थी।